अभी दूसरा हमारा जो विषय है आज का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ आहार वो हमारा विषय है, तो उसके बारे में अभी कुछ चर्चा करेंगे। तो स्वस्थ आहार, अभी सबको नींद आ रही है तो थोड़े प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं कि स्वस्थ आहार किसे कहते हैं। कोई बताना चाहेगा? वेरी गुड। जिस आहार को हम आसानी से पचा सकें। और कोई बताना चाहेगा? जी, जो हमें अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा बताया उन्होंने, जो हमें अच्छा लगता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ये स्वस्थ आहार लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मन को? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत सारी जीर्ण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इंडिया जो है, भारत ग्लोबल कैपिटल बन गया है डायबिटीज़ का। तो ये तो कुछ ऐसी गर्व की बात नहीं है। और साथ ही साथ बाकी सब रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे भी कई रोग आ रहे हैं जिनका उपचार है ही नहीं। हम छोटे थे तो हमने ये कहावत पढ़ी थी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बार बीमारी हो जाए उसको ठीक करने के बदले में हम पहले से ही बचाव कर लें तो अच्छा है। तो इसमें हम आगे एक और पद लगा सकते हैं कि स्पेशली व्हेन देयर इज़ नो क्योर, यानी कि खासकर ऐसी बीमारियां जिसका उपचार है ही नहीं, उसको तो बचाना बहुत ही आवश्यक है। कई ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर है, आजकल ऑटो इम्यून डिजीज़, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ऑटो इम्यून मतलब इम्यूनिटी हमारी होती है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति, तो खुद को ही, जैसे हमारे बॉडी किसी वायरस को मारता है, किसी बैक्टीरिया घुस जाता है तो उसके प्रति हम उसको मारते हैं, एंटीबॉडी बनती है। तो इसमें अपने ही बॉडी अपने ही सेल्स को मारने लगता है ना। गठिए का रोग है, डायबिटीज़ है, थायराइड के रोग, इसमें हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर, उसी को हमको वो करता रहता, अपने को मारता रहता है। तो आहार तो बहुत ज़रूरी है। तो आहार, विहार और मनोव्यापार, ऐसे तीन जो मुख्य कारण हैं स्वास्थ्य के या रोग के। तो हम आज आहार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी कहावत है कि जब आहार गलत है तो दवा का कुछ भी उपयोग नहीं होता, और अगर हमारा आहार सही है तो दवा की कुछ आवश्यकता नहीं होती। तो गलत आहार आप खाते रहेंगे तो कितनी भी दवा करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और अगर आप सही आहार खाएंगे तो दवा की कुछ आवश्यकता नहीं होगी। अभी ये आपको दिख रहा है, ये एक ऋषि हैं, उनके पास कुछ उनके छात्र बैठे हैं और ऊपर एक पक्षी हैं। तो ऐसा कहा जाता है, अलग अलग कथाएँ हैं। तो ये कथा में है कि जो चरक महर्षि हुए, उनके बारे में बात है। तो वो अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और ऊपर आए और वो कुछ अपनी जुगाली कर रहे थे। जुगाली करते नहीं, बातें कर रहे थे। तो वो बोल रहे थे कोरुक कोरुक कोरुक, ऐसे आवाज़ आ रही थी। तो ऋषि ने पूछा ये क्या बोल रहे हैं? तो विद्यार्थी ने कहा ये तो ऐसा बोल रहे हैं। बोले इसका क्या अर्थ है उसका? तो आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, तो कह अरुक, कह अरुक, विसर्ग का फिर वो ओ होकर, तो कोरुक मतलब कौन स्वस्थ है या कौन बीमार नहीं है। तो वो पूछते अपने शिष्यों से कि इसका उत्तर क्या है? तो बोलते हैं हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। तो ये क्या है? हितभुक, भुक मतलब खाने, भुंज धातु से बनता है कि जो हितकारी भोजन खाता है वो ऐसा व्यक्ति जो है स्वस्थ है या उसको रोग नहीं होता है। वो हितकारी क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। फिर मितभुक, मित मतलब कम, कम खाता है। और तीसरा है ऋतभुक,
ऋत अगर आप शब्द संस्कृत में है तो उसका अर्थ है सत्य। तो जो सत्य से कमाया गया है ऐसा भोजन, या जो भोजन सच्चा है, तो ऐसे उसके बहुत सारे हम अर्थ लगा सकते हैं। तो अभी हितभुक मतलब हितकारी भोजन क्या है? कोई बता सकेगा कि हितकारी भोजन क्या है? किसी ने कहा जो मन को अच्छा लगता है ऐसा हितकारी भोजन है। तो हितकारी बहुत सारे अन्य दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। भगवत गीता में भी आया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अभी युक्त क्या है, अप्रोप्रिएट क्या है, वो सबके लिए अलग है। तो जो आपके लिए हितकारी है हो सकता है मेरे लिए हितकारी ना हो। तो हमें उसमें देखना है, एक तो है प्रकृति, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। आप यहाँ देख रहे हैं 3 महिलाएं हैं, उनके शरीर की बनावट सबकी अलग है। हमारे यहाँ जो विद्यार्थी भी हैं तो कुछ कितना भी खाते हैं लेकिन वो वैसे ही रहते हैं, और फिर वो आके कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी दवाई दे दो, बॉडी बनानी है। और कुछ लोग होते हैं काफ़ी स्थूल होता है उनका शरीर, जरा सा खाते हैं, पानी पीते तो भी वज़न उनका बढ़ता ही जाता है। तो ये हमारी प्रकृति है। तो हमारे माता पिता कैसे हैं उसके अनुसार हमारा जो वीर्य और रज से हमारा शरीर का निर्माण होता है, हमारी प्रकृति, और गर्भ में कैसा हमें वातावरण मिला है तो उससे हमारी प्रकृति निर्धारित होती है। तो प्रकृति के अनुसार हमें खाना है। तो प्रकृति कैसे होती है कि जैसे आपने भी सुना कि 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है। तो सबसे भारी से देखें तो पहले धरती, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु और सबसे हल्का आकाश। तो इन सबको मिलकर हमारा शरीर बनता है। और जो सबसे 2 भारी तत्व हैं धरती और जल, उनसे मिला के बनता है कफ। तो जिन लोगों के शरीर में धरती और जल की मात्रा अधिक होती है, उसका अनुपात ज़्यादा होता है, वो उनको हम कफ प्रकृति वाले कहते हैं। और वैसे ही अग्नि तत्व जो प्रधान है और थोड़ा जल मिलाकर, यानी कि गर्म भाप जैसे ऐसे हम अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, उनके शरीर में, जिनके शरीर में इसकी अग्नि की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको हम पित्त प्रकृति वाला कहते हैं। और वायु और आकाश जिनमें ज़्यादा है उनको हम वात प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति अनुसार हमारा सबका जो आहार है वो भिन्न भिन्न होगा, या भिन्न भिन्न आहार हमारे लिए हितकारी होगा। जिसके शरीर में पहले से ही धरती और जल तत्व ज़्यादा है, अगर वो ऐसे आहार ग्रहण करेगा जिसमें धरती और जल तत्व ज़्यादा है तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो वो और कफ बढ़ जाएगा, फिर वो कफ का रोग होने लगेगा। जिसके शरीर में पहले ही वायु तत्व ज़्यादा है तो और वो ऐसे सूखे आहार खाएगा, तो अगर आप मन में कल्पना करें कि धरती और जल, मतलब हमने मिट्टी में पानी मिलाया तो गीली मिट्टी, तो उसके जो भी गुण हैं, यानी कि वो भारी है, ठंडा है, उसमें गति नहीं है ना, एक जगह रख दिया तो वहीं पड़ा रहता है, तो ये सब गुण हमारे शरीर में भी हैं और ऐसे खाद्य पदार्थों में भी हैं। तो ऐसे हम खाद्य पदार्थ भारी, ठंडे इस प्रकार से खाएंगे तो कफ बढ़ेगा। अग्नि तत्व जिसमें ज़्यादा होगा, तीखे मसाले, गरम इत्यादि, उससे पित्त बढ़ेगा। और वायु और आकाश जो हल्का है, जिसमें गति है, जो सूक्ष्म है, जो तीक्ष्ण है, उससे वायु बढ़ेगा। तो इस प्रकार हमारा अलग अलग प्रकृति के लोगों को अलग अलग आहार अनुकूल होता है। सिर्फ उदाहरण के लिए, क्योंकि ये पूरा एक लेक्चर इसी पर हो सकता है, तो इसलिए सिर्फ संक्षेप में आपको एक आइडिया देने के लिए, जैसे वात है तो वात प्रकोप के ये कुछ हेतु हैं। जैसे कि हम आहार की बात कर रहे हैं तो भुट्टा है, मकई, चने हैं, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज, आलू, ठंडे पदार्थ जिसमें हम फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे इडली ढोकला जिसको हम रात को रखते हैं और फिर उसमें खमीर उठता है, तो ऐसे सब पदार्थ वायु का प्रकोप करते हैं। तो इस प्रकार से जो की प्रकृति जो अनुकूल है वही हमें आहार लेना चाहिए, और जो उसको और बढ़ाए वैसा नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये तो हुआ प्रकृति। इसके बाद हमारी जो आयु है उसके अनुसार भी हमें, अब देख रहे हैं छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक एक ही प्रकार का आहार तो हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पाचन की क्षमता अलग होती है, हमारी कार्य क्षमता अलग होती है, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हमारे शरीर में अलग अलग परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार भी हमारा हितकारी क्या है और क्या नहीं वो अलग होगा। फिर अभी हमने जो बात की थी टॉक्सिन्स की, डॉक्टर आकाश ने बताया, तो कहते हैं कि
कोई बात नहीं, वो बाद में आएगा। तो ये आधी शक्ति, ये व्यायाम के बारे में श्लोक है कि अर्ध शक्त्या, कि जो हमें व्यायाम करना है वो आधा बल हमें करना है, और इत्यादि। और अंत में है स्निग्ध भोजी भी ही, कि स्निग्ध भोजन करते हुए हमें व्यायाम करना है। जो व्यायाम करना चाहते हैं, और कैसे लोग जो बली भी ही, जो बलवान लोग हैं वो व्यायाम करें, और कितना व्यायाम करें, आधी शक्ति, और फिर साथ में स्निग्ध भोजन लें। स्निग्ध मतलब जिसमें ल्यूब्रिकेशन है, जिसमें कुछ चिकनाहट है। तो अधिकांश आजकल हम देखते हैं, और ऐसे भी शीतकाल और वसंत ऋतु में, यानी कि सर्दियों में और वसंत ऋतु में ज़्यादा इस व्यायाम किया जाए, अन्य ऋतुओं में कम किया जाए। वर्षा ऋतु में पहले ही बात का प्रकोप है, तब हमें व्यायाम कम करना है, और व्यायाम करते हुए हमें स्निग्ध भोजन खाना है। आजकल अगर हम जिम में जाते हैं लोग ज़्यादातर, और वहाँ पर उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन पाउडर या ऐसा कुछ लो, तो अधिकांश ये जो प्रोटीन पाउडर होते हैं तो वो वायु का प्रकोप करते हैं, उसमें स्निग्धता नहीं होती है। अधिकांश वो या तो दाल से बनते हैं, सोयाबीन इत्यादि से बनते हैं, जो बहुत वात प्रकोप करते हैं। तो ये उसके विरुद्ध जाता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में गति बढ़ती है, गति बढ़ने से वायु बढ़ती है। तो उसके शमन के लिए हमें स्निग्ध भोजन चाहिए। तो आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में जो होते थे ना, वो पहलवान, वो मालिश करवाते थे या करते थे, तो वो स्निग्धता चाहिए, ल्यूब्रिकेशन। अगर चिकनाहट नहीं होगी तो फिर जो हमारे जोड़ हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, उसके अंदर जो चिकनाहट है वो चली जाएगी, और फिर जोड़ों का रोग होने लगेगा। तो इस प्रकार हमें स्निग्ध भोजन मतलब घी, तेल, और बाहर से भी लगाना है, अंतर से भी खाना है, जैसे कि जो भी तिल है, मूंगफली है, नारियल, इस प्रकार के जो पदार्थ हैं जिसमें चिकनाहट है, और अपनी अग्नि के अनुकूल खाना है। तो स्निग्ध जो हमारा कैसा व्यवसाय है, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अंदर एसी कमरे में बैठकर सिर्फ कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो आहार है और जो दूसरा आदमी बाहर मेहनत का काम कर रहा है उससे भिन्न होगा। तो आहार हमारे अवस्था अनुसार, हमारी आयु के अनुसार, हमारे शरीर के बल के अनुसार, हमारे प्रकृति के अनुसार, और हम क्या कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। और फिर प्रकृति के अनुसार जो सब आप देखते हैं कि अलग अलग ऋतुएं बताई गई हैं यहाँ पर। तो ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है इत्यादि। तो इसमें आप देखते हैं कि प्रकृति में कितना बदलाव होता है, एक ही जैसा सब नहीं रहता, पतझड़ होता है, कभी हरा भरा होता है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है, तो उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आता है, और हम एक ही प्रकार का भोजन पूरे साल खाते रहते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो रोग तो आएगा ही, क्योंकि ये जो 5 तत्व हैं वो हमारे शरीर में बदल रहे हैं। तो ऋतु अनुसार भी हमें भोजन करना चाहिए, वो ही हितकारी होता है। अगर आप हमारी परंपराएं देखें तो अलग अलग जो त्यौहार हैं उसमें अलग अलग प्रकार के प्रसाद या भोजन बनाए जाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में बहुत सारे उपवास आते हैं, लोग सोमवार का उपवास रखते हैं श्रावण में, कई लोग पूरे श्रावण का ही उपवास रखते हैं। चातुर्मास है, कृष्ण जन्माष्टमी है, वट सावित्री, बहुत सारे ऐसे प्रकार के उपवास आते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में कौन सा तत्व प्रधान है? जल तत्व प्रधान है, क्योंकि वर्षा हो रही है। तो जल जो है अग्नि को बढ़ा देता है, मंद कर देता है। तो अग्नि मंद हो जाएगी तो हमारी जठराग्नि मंद होगी, तो पाचन अच्छा होगा कि कम होगा? कम होगा। तो उस समय हमें ज़्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। तो ये जो हमारी सब संस्कृति है वो बहुत वैज्ञानिक है, हमें उसे समझना चाहिए। हम उपवास मतलब सोचते हैं कि उपवास, जैसे हम बोलते हैं कि निकट बैठना, तो वो प्रभु के निकट बैठना तभी होगा जब हम यहाँ थोड़ा आराम देंगे और यहाँ से चिंतन करेंगे। तो शरीर को भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे बताया कि जो मल संचय हुआ है वो भी निकल जाता है, और साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है। तो वैसे ही दिवाली के बाद कौन कौन से उपवास आते हैं? नवंबर दिसंबर में कोई उपवास आता है? कोई उपवास नहीं आता है, क्योंकि उस समय अग्नि हमारी बहुत प्रदीप्त होती है। जो शीत ऋतु है उसमें शीतकाल में हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, तो उस समय उपवास नहीं होते। उस समय सब लोग मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो वो पूरे साल में अपना जो स्टोर है
उसको बनाने की ऋतु है। तो इस प्रकार हमें ऋतु के अनुसार, जैसे अभी होली का त्यौहार आ रहा है, तो तब क्या हम देते हैं, पॉपकॉर्न है ना, चना, ऐसा सब देते हैं जो रुक्ष मतलब ड्राई, क्योंकि तब बसंत ऋतु में कफ का सबसे अत्यधिक प्रकोप होता है। तो जो सब कफ की बीमारियां हैं शरीर में, वो सबसे ज़्यादा उसका प्रकोप होता है। तो तब हमें ऐसे रुक्ष आहार, सूखी चीज़ें खानी है। तो ऋतु अनुसार भी हमें अपना आहार बदलना है। और ऐसा कहा गया कि ये जो 6 चीज़ें यहाँ लिखी हैं, ये हमें साल भर खानी चाहिए, हर ऋतु में, और सबको खानी चाहिए। वो क्या है, षष्टिशाली मतलब लाल चावल, और मूंग, रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, आंवला, हनी यानी कि मधु, शहद, और गाय का घी। ये ऐसी 6 वस्तुएं हैं जो सब ऋतुओं में सब व्यक्तियों को खानी चाहिए। अब आते हैं हितकारी, अभी और भी है कि अपनी अग्नि अनुसार खाना चाहिए। अभी दूसरा खाता है तो हमें भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि पतीले में खाना पक रहा है, तो वैसे ही हमारी जठराग्नि है पेट में, वो एक पेट जो जठर है एक पतीला है, उसके अंदर एक अग्नि है, जो हमारी एंजाइम्स हैं, पाचक द्रव्य हैं, वो खाने को पचाते हैं। तो अगर अग्नि अच्छी है तो खाना पक जाएगा, और अगर अग्नि कम है तो खाने को पचने में जो पतीले में समय लगेगा। उसी प्रकार अगर हमारी अग्नि अच्छी नहीं है, आजकल यूट्यूब पर या गूगल पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो हम बोलते हैं कि ये खाना, ये खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा है। उदाहरण लेते हैं, चलो बादाम का, बहुत अच्छा है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आपकी पाचक अग्नि नहीं है उसको पचाने के लिए, क्योंकि ये सब भारी वस्तुएं हैं पचाने के लिए, तो अगर आपकी पाचक अग्नि नहीं है तो अगर आप उसको खाएंगे तो क्या होगा, वो आपको स्वास्थ्य नहीं देगा। वो क्या करेगा, जैसे अगर अग्नि नहीं है हम पतीले के नीचे और हमने चावल चढ़ाए पकाने के लिए, तो जो चावल 1 घंटे में पकना चाहिए, वो अगर नीचे एक मोमबत्ती है तो 24 घंटे के बाद भी वो पकेगा नहीं। 24 घंटे के बाद क्या होगा, वो सड़ने लगेगा, उसमें बदबू आएगी, उसमें कीटाणु आएंगे, उसमें गैस के बुलबुले उठेंगे। तो वैसे ही हमारे अंदर जो अभी टॉक्सिन्स की बात की कि वो क्यों कैसे बनते हैं अंदर, क्योंकि अग्नि से ज़्यादा हमने खाया है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में अंदर सभी प्राणियों के देह में रहता हूँ, और वो 4 प्रकार के जो अन्न हैं, यानी कि चबा के खाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले, उनको पचाता हूँ। तो ऐसा वो नहीं कहते कि जितना खाना है खा लो, मैं बैठा हूँ अंदर देख लूँगा, पर वो हमें अपना विवेक इसमें उपयोग करना है कि कितना हमें खाना है, हमारी अग्नि कितनी है। अब पता कैसे चलेगा कि अग्नि कितनी है, वो हम सबको पता होता ही है, क्योंकि हमें उतनी भूख लगती है उतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि इतना खा लिया कि फिर चला नहीं जा रहा और उठा भी नहीं जा रहा अपनी सीट से। तो वो हमने अभी बात की कि जो अच्छा लगे खाना चाहिए, तो ये बहुत सही बात है कि हमें जो अच्छा लगे वो खाना चाहिए। तो शरीर में भी एक इंटेलिजेंस है, एक समझ है, एक विवेक है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम क्या आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं या कुछ गरम गरम चाय या सूप पीते हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट बात है कि हमें कुछ गरम गरम तीखा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर में ठंड है, तो ठंड को ठीक करने के लिए हमें कुछ गरम चाहिए, तीखा चाहिए। अब वैसे ही गर्मी लग रही है तो हमें ठंडा ठंडा शरबत चाहिए। तो हमारे शरीर में ये एक विवेक होता है जो हमें बताता है कि क्या करना है। तो इसलिए हमें अपने शरीर का सुनना है, लेकिन इसमें भेद है कि शरीर का सुनना है या मन का सुनना है। तो वो हमें समझना चाहिए कि जब हमारे शरीर में आम इकट्ठा हो जाता है, आम मतलब टॉक्सिन्स, जो हमारा खाना अगर पच जाता है तो इस सप्त धातु या हमारे टिश्यूज़ बनाता है, अलग अलग है ना, रक्त है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। लेकिन जो नहीं पचता है वो एक प्रकार का टॉक्सिन बनाता है, यानी कि एक विष बनता है। तो वो हमारे अंदर इकट्ठा होता है, और जब वो विष हमारे अंदर इकट्ठा होता है तो जो ये हमारी मति है या जो हर एक सेल हमारे कोश की का विवेक है कि जो हमें बताता है कि मुझे अभी प्यास लगी है, मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना है नहीं खाना है, वो चला जाता है। और फिर हमें विकृत हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे एक डायबिटिक रोगी है,
उसे और चीनी खाने की इच्छा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आम टॉक्सिन जो हैं इतने बढ़ गए हैं कि उसकी वो जो समझ है वो विकृत हो गई है। अब उसकी समझ सही नहीं है, उसको उल्टा मतलब जो और मीठा खाने को इच्छा कर रही है, जो उसके बीमारी को और बढ़ाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आंत कोलोनोस्कोपिक इमेज है, नीचे से आंत के हमारे मल द्वार से अंदर दूरबीन डालकर, तो ऐसे हमारी आंत होती है इस प्रकार से। और अलग अलग बीमारियों में कैसा है वो आप देखेंगे। ये एक महिला है जिनको सिरदर्द होता है बार बार और हमेशा थकान रहती है। तो आप देख रहे हैं एक चिकना सा पदार्थ अंदर ये जमा हुआ है आंत के। तो ये वो विष है जो बाद में हमारे आंतों में से अंदर पूरे शरीर में फैलकर सब बीमारी करेगा। तो बिना पेट खराब हुए या बिना पाचन के खराब हुए कोई बीमारी होती नहीं है। ये एक और व्यक्ति हैं जो कि जिनको डायबिटीज़ है, जोड़ों का दर्द है, घबराहट होती है। आप देख रहे हैं अंदर कीड़े, जो उन्होंने बोला ना कि कूड़ा है तो फिर कीड़ा होता है। तो कीड़ा भी तभी आता है जब कूड़ा है। तो पाचन ठीक नहीं है, तो आप देख रहे हो जो चिकना सब पदार्थ है वो कूड़ा है और इसलिए कीड़े भी अंदर पनपते हैं। अभी कोरोना है, एक ही परिवार में किसी को होता है और किसी को नहीं होता। तो जिसके अंदर आम है उसको होने की संभावना अधिक है। एक और महिला हैं जिनको एस्थमा है, एलर्जीज़ हैं। अब एलर्जी में भी हम दोष देते हैं धूल को, पत्ते को, फूल को, लेकिन दोष क्या है? वो कूड़ा जो हमारे अंदर है, इसलिए हमें एलर्जी हो रही है। ये एक और है, हृदय का मरीज़ है और आप देख रहे हैं कैसे आंतों में ऐसे छोटी छोटी गांठें बन गई हैं, पॉलिप्स कहते हैं उसको। ये स्तन का कैंसर है इस महिला को। और आप देख रहे हैं अंदर काला कैसे आम सब जमा हुआ है। तो अलग अलग स्वरूप है, किसी में आम सफ़ेद है, किसी में काला है, किसी में थोड़ा पीला है। पित्त ज़्यादा होगा तो पीला होगा, उसके साथ वायु ज़्यादा होगा तो काला होगा, कफ होगा तो सफ़ेद होगा। इस प्रकार उसका रूप देखिए अब कितना सारा जमा हुआ है, ऐसे जैसे कि रोड पर कोलटार जमा दिया हो, इतना सारा आम जमा है। तो हमें ऐसे अपच के लक्षण होते हैं, जी मचलाता है, पेट भारी लगता है, एक बार में जाते हैं तो शौच पूरा ठीक से क्लियर नहीं होता, फिर दोबारा जाना पड़ता है, तिबारा जाना पड़ता है। तो ये सब लक्षण है कि हमारे अंदर आम बन रहा है। तो इस अवस्था में हम खाएंगे तो वो और आम बनेगा और फिर यही आम हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होता है। सुबह उठते हैं तो दुखता है, जकड़ा हुआ लगता है, छींक आती है, नाक बंद होता है, मल के लिए बहुत देर तक बैठना पड़ता है, आता नहीं है, थकान लगती है, हमारे चेहरे पर या चमड़ी में और विकार होते हैं। तो ये सब आम के लक्षण हैं। वही आम जाकर अंदर हमारी जो हृदय की धमनियों में जम जाता है तो ब्लॉक करता है और उससे हार्ट अटैक आता है। वही आम हमारे पैनक्रियाज में जम जाता है तो हमारे पैनक्रियाज को ख़राब करके डायबिटीज़ की बीमारी करता है। और अभी आजकल विटामिन B12 की कमी सबको हो रही है, तो वही आम इन सब बीमारियों का कारण है। तो फेफड़ों में निमोनिया हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, जो भी सब ये तकलीफ़ें हैं। और आप लास्ट में देख रहे हैं डिप्रेशन, ऐसे जो मानसिक अवसाद, ये भी बहुत बीमारी बढ़ती जा रही है। बिना कारण के अच्छा नहीं लगता, मन में मूड अच्छा नहीं है, रोना आता है, मरने के ख्याल आते हैं, रात को नींद नहीं आती। तो इन सब का भी कारण, अभी कल ही एक पेशेंट आए थे राजकोट से और उन्होंने बोला कि हम 15 दिन पहले किसी अपने मित्र को यहाँ लेके आए थे और उसको डिप्रेशन था और बार बार उसको मरने के ख्याल आते थे। और वो लड़की कई बार चिट्ठी भी लिख दिया था उसने कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, आत्महत्या करना चाहती हूँ, और कोई इसके लिए किसी को हम जवाबदार नहीं रखें और मैं अपनी इच्छा से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसा। तो वो अभी उनको फ़ोन करके कह रही है कि मुझे अभी इतना अच्छा लग रहा है, बाकी जो उसके लक्षण थे वो तो ठीक हुए ही, लेकिन ये इसका मुख्य लक्षण था। हमने केवल उसे कुछ औषधियाँ दी और उसका आहार परिवर्तित किया, तो इतना असर होता है हमारे आहार का। तो न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो हमें अभी कितना खाना है, उन्होंने बोला कि जो अच्छा लगे खाना है। तो हमें अपने शरीर का सुनना है और मन और शरीर अगर उनका समन्वय होगा तो बहुत अच्छा है। तो अगर शरीर को भूख नहीं है और सिर्फ मन को अच्छा लग रहा है खाना है तो वो ठीक नहीं होगा। तो हमें अपने पेट को 1/4 खाली रखना है, 3/4 भरना है। उसमें 2 भाग सॉलिड यानी कि ठोस आहार और 1 भाग द्रव्य यानी कि लिक्विड पानी, इस प्रकार से हमें खाना है।
अब ऐसे कहावत है कि 1/4 ऑफ वॉट यू ईट कीप्स यू अलाइव, द अदर 3/4 कीप्स योर डॉक्टर अलाइव। कि आप जो खाते हैं, अधिकांश लोग जो आजकल खाते हैं, तो वो जो 1/4 आप खाते हैं उससे तो आप जीवित रहते हैं, बाकी 3/4 से आपका डॉक्टर जीवित रहता है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा खाते हैं कि उससे आम बनता है, तो डॉक्टर का जो है व्यवसाय चलता रहता है और वो लोग जीवित रहते हैं। तो इसलिए अधिकांश लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। अब हितकारी भोजन की बात हुई और अब हमने मित आहार, मित भुक की बात की कि हम कम खाएं, क्योंकि जो अधिकांश आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो खाएंगे वो सब आम में ही परिवर्तित होने वाला है। अभी समय भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि कभी भी खा सकते हैं। तो जब भूख है तब खाना चाहिए, और दिन में भी अगर हम देखें तो समय है। अधिकांश ये जो पहला चित्र दिखाया गया है, जो व्यक्ति है, आप देख रहे हैं कि ऊपर ब्रेकफास्ट है, बीच में लंच और बाद में डिनर। अधिकांश आजकल लोगों का शहरों में ऐसा भोजन हो गया है, थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं, कभी कभी नहीं करते, फिर उसके बाद दोपहर का भोजन करते हैं और रात को देर से आकर सब साथ में बैठकर बहुत सारा भोजन या भारी भोजन करते हैं। तो उससे शरीर कुछ ऐसा हो जाता है और सब प्रकार की बीमारियां आती हैं। और होना क्या चाहिए कि हमें जो प्रातःकाल का जो भोजन है, जो 10, 11 या 12 बजे तक, वो ज़्यादा होना चाहिए, और शाम का जो भोजन है वो बहुत कम खाना चाहिए। तो क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि, वो हम जो सूर्य प्रकाश है उसके अधीन है। तो जैसा आप देखते हैं पुष्प हैं, सूर्योदय होता है तो खिल जाते हैं और सूर्यास्त से पहले ही 5-6 बजे बंद हो जाते हैं। तो हमारी जठराग्नि भी सूर्य के अनुसार कम हो जाती है। तो अगर आप रात को देर से खाना खाते हैं तो अब अग्नि नहीं है, अग्नि के अभाव में आप अंदर भोजन डाल रहे हैं, तो वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो वो आम और विष में परिवर्तित होगा और वो रोग का कारण बनेगा। तो जो भी आपको भारी खुराक खानी है वो आप दिन में खाएं और रात को हल्का आहार खाएं। तभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये जो एक सिद्धांत है आजकल बहुत प्रचलित है, और हम ऐसा कहते हैं कि करीब 8 घंटे हमें खाना चाहिए और 16 घंटे हमें उपवास करना चाहिए। तो कैसा कि अगर हम सुबह मानो 9 बजे खाना खाते हैं तो 9 और 8 कितना हुआ? 9 और 8 17, मतलब 5। तो 9 से 5 तक आपको खाना है। थोड़ा 1-आध घंटा इधर उधर ले लें तो 8 से 6 है ना। तो अगर हम सुबह प्रातःकालीन हम 8 बजे खाएं तो सायं हम 6 बजे, वही सूर्यास्त का समय है, तो इस समय में हम खा लें अपना भोजन, तो हम शरीर को बाकी 14 या 16 घंटे दें विश्राम के लिए, ताकि वो सब पचा सके। जो ये सब विष बना है, वो मल बना है, उसको वो प्रोसेस कर सके। जो हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया सब बनता है, उसको वो ठीक से बाहर निकाल सके, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और पुराने ज़माने में आप देखते हैं आश्रमों में ऐसा ही था कि 2 बार भोजन होता था, प्रातः 10-11 बजे और एक बार सायंकाल 6 बजे। अब और क्या चीज़ें हैं जो अहितकारी हैं? सफ़ेद आटा मतलब मैदा, तो ऐसी इसकी क्या डार्क साइड है, मतलब क्या उसका दुष्प्रभाव है? तो मैदे को क्यों इतना खराब बताया गया है? मैदा बनता किससे आपको पता है? गेहूं से बनता है। तो गेहूं तो खाते हैं, लेकिन मैदा में ऐसी क्या चीज़ है, कोई बता सकेगा कि मैदा क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, चिपचिपा होता है, पचने में भारी होता है, ठीक है। तो कैसे बनता है? ये गेहूं है, ये गेहूं का दाना है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर ब्राउन जो है वो उसकी परत है, और अंदर अगर हम उसको छीलें तो ये अंदर सफ़ेद जैसा है, और नीचे जो हाँ पीला है, जर्म लिखा है जहाँ पे, वहाँ से उसका अंकुरित फूटता है, अंकुर फूटता है। तो जो अगर हम पूरे गेहूं को पिसवा देते हैं उसके चोकर सहित, यानी कि उसका जो ऊपर छिलका निकल उसके सहित, तो ये जो ऊपर का परत है उसके अंदर विटामिन होते हैं और फाइबर होता है, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है, आंतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको छानना नहीं चाहिए। और जो अंदर ये सफ़ेद भाग है वो, उसके अंदर स्टार्च होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और उसमें अंदर ग्लूटेन नाम की एक प्रोटीन होती है जो पचने में बहुत ही भारी है। अगर आपने देखा होगा मैदे की अगर आप रोटी बनाएं, उसे गूंदें और ऐसा उसको खींचे तो ऐसे रबड़ जैसा खिंचता ही जाता है। रुमाली रोटी ऐसे ऐसे करके वो बनाते हैं तंदूर में, ऐसा उसको उछालते भी हवा में तो वो ऐसे की वैसी आती है। अगर आप नॉर्मल जो आटे की रोटी को ऐसे उछालेंगे तो वो टूट जाएगी।
तो उसमें जो ये रबड़ जैसा खिंचता है वो मैदा, वो ग्लूटेन है जो पचता नहीं है। तो आप उसको घोलेंगे भी तो वो जैसे वो हाथ से ही नहीं टूटता तो आंतों में कैसे वो टूटेगा, तो वो सब चिपका रहता है और वो पचता नहीं है। और उसके अंदर जो मैदा है उसके अंदर ये सब जो सफ़ेद भाग है वो ही होता है, ऊपर का छिलका और जो प्रोटीन, जो उसका विटामिन है, फाइबर, वो सब नहीं होता है। तो एक तो कुपोषण होगा क्योंकि हम विटामिन नहीं खा रहे हैं, दूसरा ये चिकना है, पचता नहीं है, तो अपच के कारण आम उत्पन्न होगा, और तीसरा कि जो रिफाइंड वाइट फ्लावर यानी कि मैदा जो है सफ़ेद होता है, और गेहूँ आपने देखा है थोड़ा हल्का, थोड़ा ब्राउन जैसा मैला सा होता है। तो वो सफ़ेद कैसा होता है, उसको ब्लीच किया जाता है। कपड़े को हम ब्लीच करते हैं ना, तो सफ़ेद करते हैं, तो वैसे ही ब्लीच करने के लिए ये क्लोरीन ऑक्साइड का उपयोग होता है, जिसके उपयोग से अंदर एक और केमिकल बनता है जिसको कहते हैं एलॉक्सैन। तो वो एलॉक्सैन जो है हमारे अंदर जो पैनक्रियाज हैं जहाँ से इंसुलिन उत्पन्न होता है, उसके अंदर जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन उत्पन्न करते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो अगर इंसुलिन के जो सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी? इंसुलिन से कौन सी बीमारी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज़। तो अगर हम मैदा खाते रहेंगे तो कौन सी बीमारी होने वाली है? डायबिटीज़। तो अपच की सभी बीमारियां होंगी साथ साथ, क्योंकि इसमें ये केमिकल है, उससे डायबिटीज़ भी होगा। तो पुराने ज़माने में अधिकांश जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के बारे में जानते हैं हम, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसमें अलग अलग प्रकार के अनाज उगाए और उसमें यूरिया और केमिकल्स डालकर पहले सब प्राकृतिक खेती करते थे, गोबर इत्यादि का खाद प्रयोग करते थे। उसके बाद यूरिया आया, केमिकल है जो खेती को बढ़ाने के लिए, तो उससे जल्दी उपज होती थी। तो उन्होंने कहा कि इससे जल्दी उपज होती है, उसमें कीटनाशक दवाइयाँ भी छांटने लगे, और अलग अलग अनाज जो हैं, जो पहले देसी गेहूँ या देसी जो हमारे अनाज होते थे, देसी फल सब्जियाँ, उनके बदले विकृत करके अलग बीज आने लगे, तो जिसे हाइब्रिड कहते हैं। तो वो हैं पचने में और भी भारी हैं और मुश्किल हैं वो, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है। और अब जैसे जैसे वो अनाज बदलते गए तो वो पचने में और भी ज़्यादा मुश्किल होते गए। और तब हरित क्रांति से पहले, मतलब कुछ 60-70 वर्ष पहले, लोग गेहूँ इतना ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे, कभी कभी उपयोग करते थे, पर ज़्यादा चावल, ज्वार, मकई, रागी, बाजरा, इस प्रकार के अलग अलग अनाज उपयोग करते थे। तो क्योंकि ये जो गेहूँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा विकार अभी आया है, जो ये हरित क्रांति के बाद अलग अलग उसके हाइब्रिड स्ट्रेन्स आए हैं, तो गेहूँ भी पचने में बहुत भारी हो गया है। और इसके लिए हम जो अलग हमें बाकी सब अनाज का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो भारी अनाज है और वो अगर हमें हमारा पाचन कमज़ोर है तो हमें पचेगा नहीं। तो उसके जो विकल्प हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं, ज्वार, बाजरा इत्यादि, तो वो उन सब का भी हमें उपयोग करना चाहिए। अब आयुर्वेद में ऐसा सिद्धांत है कि कोई भी अनाज को हम पीस देते हैं तो वो पचने में भारी हो जाता है। तो मानो हमने गेहूँ लिया, उसको पीस दिया तो हम आटा बन गया, तो जो गेहूँ है अगर हम दलिया, अगर उसको हम पका के खाते हैं जैसे लापसी होता है, तो वो इतना भारी नहीं है, लेकिन हमने उसको पीस के रोटी बना दी तो वो भारी हो गया। उसको और हम महीन कर देते हैं, हम मैदा बना देते हैं, तो वो और भी भारी हो जाता है। तो जितना आप उसको महीन करते जाएंगे वो अनाज और भारी होता जाएगा। और अगर उसी अनाज को आप भून देते हैं, सत्तू आप जानते हैं, उत्तर भारत में सत्तू खाया जाता है, तो वो अनाज को भून देते हैं रेत में, तो वो बहुत हल्का हो जाता है। तो ये एक सिद्धांत है कि कोई भी अनाज को हम भून देते हैं तो वो हल्का हो जाता है, और उसी को पीस देते हैं तो वो भारी हो जाता है। और दूसरा है विरुद्ध आहार। तो आजकल विरुद्ध आहार, खासकर हम शादियों में जाते हैं या कोई होटल में जाएं तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें विरुद्ध आहार का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जूस होता है, ऑरेंज जूस होगा, साथ में दूध होगा, चाय होगी, अंडा होगा, ऑमलेट होगा, कुछ फल होंगे, ब्रेड होगी, और इस प्रकार से अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। तो ये विरुद्ध आहार है। बहुत सारे भोजन भोज्य पदार्थ एक दूसरे के साथ विरुद्ध होते हैं। जैसे कभी हमारे साथ में कोई हो तो हमारी उससे पटती ना हो, अकेले हम अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन साथ में मिल जाते हैं तो फिर क्या होता है?
क्या होता है? झगड़ा। तो वैसे ही साथ में जो है कई चीज़ों का झगड़ा है। जैसे दूध का झगड़ा बहुत सारी चीज़ों के साथ है। दूध का फल के साथ झगड़ा है, नमक के साथ झगड़ा है, खट्टे के साथ झगड़ा है, दही के साथ झगड़ा है, नॉन वेज जो भी मांसाहार है उसके साथ झगड़ा है, तो प्याज के साथ झगड़ा है। इन सब चीज़ों के साथ हम दूध का सेवन नहीं कर सकते। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं कि नाश्ता खाते हैं, पोहा है, उसके अंदर नींबू निचोड़ा है, नमक है, और फिर साथ में ग्लास दूध पी रहे हैं, तो वो विरुद्ध आहार है, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। तो इस प्रकार हम दूध के साथ हम दूध में फल डाल के खाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, फ्रूट सैलड, ये सब विरुद्ध आहार के उदाहरण हैं, तो उनसे रोग उत्पन्न होता है। अब पानी भी आहार में आता है, और अधिकांश कई हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जो बोलते हैं कितना पानी पीते हो? बहुत पानी पीते हैं, दबा के पानी पीते हैं, जितना पी सके उतना पानी पीते हैं। तो वो सही नहीं है, क्योंकि ये भी एक आहार है और इसकी भी एक मात्रा है। तो जैसे हमने कहा 5 तत्व हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो अग्नि मंद हो जाएगी, और अगर हम ऑलरेडी हमारी अग्नि मंद है और हम पानी पीते जाएंगे बिना प्यास के, तो हमारे शरीर में, जैसे हमने कहा कि हमें अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनना है। तो अगर शरीर बोल रहा है कि प्यास है तो पीना है। अगर आप कई लोग गूगल में पढ़ते हैं कि इतना पानी पीना चाहिए, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 10 ग्लास। अब वो एसी में बैठते हैं, अंदर कार्य कुछ करते नहीं, केवल कंप्यूटर पर काम करते हैं, कुछ व्यायाम नहीं है, और उनका शरीर भी स्थूल है, कफ प्रकृति के हैं, पहले ही शरीर में जल तत्व ज़्यादा है। तो ऐसे में वो अगर वो 8-10 ग्लास पानी पिएंगे तो उनको मंद अग्नि होकर और रोग होने वाला है। तो अपनी प्यास के अनुसार हमें पानी का सेवन करना है। और खासकर ये जो कुछ श्लोक में बताए गए हैं रोग, जैसे कि ज्वर, बुखार, कुष्ठ, यानी कि जो हमारे क्रॉनिक स्किन डिजीजेस, जो दीर्घकालीन त्वचा के रोग हैं, कुछ नेत्र रोग हैं, मंदाग्नि है, और जब हमें बहुत ज़ुकाम हो रहा है, पानी बह रहा है नाक से और मुंह में पानी आ रहा है, बहुत हमारा शरीर क्षीण हो गया, पतला हो गया है, या कोई व्रण है, घाव है, मधुमेह, डायबिटीज़ है, शोथ यानी कि शरीर में सूजन आ गई है, तो ऐसी अवस्थाओं में अधिक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मधुमेह, डायबिटीज़ में तो बहुत प्यास लगती है और मूत्रता भी अधिक होती है, तो प्यास ज़्यादा लगती है। तो उसमें ऐसे अवस्थाओं में जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना चाहिए। और ऐसी अवस्थाओं में जो प्यास विकृत हुई है, क्योंकि अधिक प्यास लगना भी आम का लक्षण है, तो उसको हमें तृष्णा जो है, अत्यधिक तृष्णा, उसको हम कम करते हैं। तो ऐसी औषधियाँ देते हैं, जैसे कि बहुत ही सरल है, धनिया और सूंठ का पानी, वो घर में उपलब्ध होता है, तो वो अगर हम लेते हैं तो उससे हमारी जो अधिक बढ़ी हुई तृष्णा है, प्यास है, वो कम हो जाती है, और उससे आम पाचन भी होता है, हमारी अग्नि भी अच्छी होती है। तो प्यास से अधिक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। और भोजन के अंत में पिया गया जो पानी है वो भी विष के समान है, कि भोजनांते विषम वारी, और जब भोजन के मध्य में जो पीते हैं वो अमृत समान है। तो आधा भोजन करके हमें बीच में थोड़ा पानी का सेवन करना चाहिए। अगर उसमें तरल पदार्थ नहीं है हमारे पास, हम कुछ सूखा खा रहे हैं, जैसे पोहा है या पराठा जिसमें कुछ ऐसा पानी नहीं है, तो थोड़ा पानी का सेवन करना चाहिए। अगर पहले से हमारे पास सूप है, दाल है इत्यादि है, तो पानी की आवश्यकता नहीं है। तो 2 भाग ठोस आहार, 1 भाग द्रव्य, और 1 भाग हमें खाली छोड़ना है पेट को। अभी तो हमने बात की हितभुक, जो हितकारी है वो खाना चाहिए। मितभुक, मित मतलब कम खाना चाहिए अपनी अग्नि अनुसार। अब है ऋतभुक, ऋत मतलब जो सत्य, तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ खाद्य पदार्थ हैं, इन सब में रंग पड़ा है, तो रंग जो है वो प्राकृतिक नहीं है, केमिकल डाला गया है, तो वो तो सच्चा नहीं है, तो ऋतभुक नहीं है वो। और यहाँ आप देख रहे हैं कि तरबूज है और इसमें बीज नहीं है, बीज रहित फल है। आजकल बीज रहित फल आने लगे हैं, तो लोग सोचते हैं बहुत अच्छी बात है कि बीज रहित हम खा रहे हैं, पर ये विकृत है। तो अगर ऐसे केमिकल के द्वारा वो बनाया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें प्रक्रिया करी जाती है ताकि उसका जो बीज है नष्ट कर दिया जाता है, तो वो केमिकल जब हम उस फल में आएगा, हम उसका सेवन करेंगे, तो हमारे अंदर भी जो बीज है, जो वीर्य है, जो रज है, उसका भी वो उसको नष्ट कर देगा। तो ऐसा हमें नहीं, विकृत अनाज या फल नहीं खाने चाहिए।
अब नमक भी आहार में आता है और नमक तो बहुत आवश्यक है शरीर में। तो कौन सा नमक खाना चाहिए? आजकल अधिकांश लोग बोलते हैं कि हम आयोडाइज्ड नमक खाते हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले 50 वर्षों से भारत में अधिकांश लोग आयोडीन नमक खाते हैं, और आयोडीन कहते हैं कि थायराइड के लिए, ग्रंथि जो है हमारी, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और पिछले कुछ 30-40 वर्षों में थायराइड की बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। तो अगर आयोडीन उसके लिए अच्छा होता तो थायराइड की बीमारी बढ़ती नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि आयोडीन नमक और आयोडीन अधिक होने से हमारे शरीर में जो वीर्य भी नष्ट होता है। तो अभी आजकल बहुत लोगों को बांझपन की तकलीफ़ है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो जो ये कम हो रहा है वीर्य या रज, उसका भी एक कारण ऐसा बताया जा रहा है आजकल कि अधिक आयोडीन होने के कारण। तो और इसके अंदर नमक में जो ये समुद्री नमक है उसमें आयोडीन डाला जाता है, साथ साथ उसमें अलग अलग पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम भी होता है जो शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। तो हमें कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए? सेंधा नमक, जो कि सिंध के पहाड़ों से आता था, इसलिए उसका नाम सेंधा नमक या लाहौरी नमक, क्योंकि लाहौर से आता था। तो वो नमक पत्थर में से आता है और ये वाला नमक समुद्र में से आता है। तो जो पत्थर का नमक है, सेंधा नमक, उसके अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है और उसके अंदर और जो खनिज पदार्थ हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम इत्यादि होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। और क्योंकि सोडियम कम होता है तो उससे हृदय की बीमारी, ब्लड प्रेशर, सूजन इत्यादि बीमारियां भी कम होती हैं। और गर्म नहीं होता तो हमारी आँखों के लिए भी अच्छा होता है। फिर घी भी एक, जैसे हमने बताया, वो 6 चीज़ें जो वर्ष भर खानी चाहिए। तो उसमें था मूंग, लाल चावल, सेंधा नमक और आंवला, शहद और घी। तो जो घी है देसी गाय का घी, तो वो बहुत ही अच्छा है। आजकल अधिकांश डॉक्टर बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, लेकिन इतने पिछले सालों में सब लोग बिना घी, बिना तेल के रह रहे हैं, रिफाइंड तेल खा रहे हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ता जा रहा है और हृदय की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो देसी गाय का घी है वो बहुत अच्छा है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ऐसा क्यों है कि डॉक्टर मना करते हैं? क्योंकि जो सब शोध हुई है वो सब बाहर पाश्चात्य देशों में हुई है, और वहाँ जो दूध और घी है वो ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं वो जर्सी या होल्स्टीन गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। जो हम बात कर रहे हैं वो देसी गाय का दूध और घी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देसी गाय जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके यहाँ पर ऊपर एक उठाव होता है और गले में लटकता है जो सासना जिसे कहते हैं। तो ये देसी गाय का दूध हमें बीमारियों से बचाता है। और जो ये जर्सी है या होल्स्टीन गाय है वो दरअसल गाय ही नहीं है, तो उसका जो दूध है ये सब बीमारियां करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि दिमाग की बीमारियां करता है और मानसिक रोग करता है, पेट में अल्सर करता है, डायबिटीज़ करता है, हृदय रोग इत्यादि करता है। तो अगर हमें दूध या घी का सेवन करना है तो हमें देसी गाय से उसे लेना है। अब तेल भी लोग सोचते हैं कि तेल कम खाना चाहिए, उबला हुआ खाना खाना चाहिए या कच्चा खाना खाना चाहिए। तो ये जो तेल है हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि 5 तत्व, तो वैसे ही जो चीज़ सूखी है, आप परंपरागत रूप से आप देखें, जैसे दाल है, कोई भी कठोर है, उसमें ऊपर से हमेशा घी या तेल का तड़का लगाया जाता है या कच्चा तेल डाला जाता है, क्योंकि दालें वायु को बढ़ाती हैं और वायु सूखी है, तो उसका शमन करने के लिए हमें कुछ स्निग्ध पदार्थ चाहिए, इसलिए उसमें घी तेल डालना आवश्यक है। जैसे ढोकला है, उसके साथ भी अलग से कच्चा घी या तेल खाया जाता है। इडली के साथ भी दक्षिण भारत में भी आप देखेंगे कि घी के साथ वो मसाला खाते हैं। तो क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं वो वायु बढ़ाने वाली हैं, तो इसलिए उसके साथ इसका अनुपान आवश्यक है। लेकिन आजकल घी जो हम देख रहे हैं, रिफाइंड ऑयल लोग खा रहे हैं, और रिफाइंड ऑयल जो है उसके अंदर वो चिकनाहट नहीं है, वो केमिकल से के द्वारा निकाला जाता है। तो इसलिए उसमें एक तो वो चिकनाहट नहीं है, दूसरा उसके अंदर और भी केमिकल आजकल डाले जा रहे हैं, जैसे कि ये DMPS। तो DMPS डाई मिथाइल पॉलीसाइलॉक्सेन नामक एक केमिकल है, जिससे कि हम जो तलें पूरी तो उसमें कम तेल अंदर वो सोके ऐसा डाला जाता है, लेकिन वो एक प्रकार का प्लास्टिक है। तो वो और भी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि फाउंटेन सोडा, जेलेटिन, च्यूइंग गम,
कैंड फ्रूट, बियर, वाइन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, तो ये केमिकल इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है। तो ये केमिकल जब हम इसको गर्म करते हैं तो उससे एक और केमिकल बनता है जो है फॉर्मेल्डिहाइड, जिससे कैंसर होता है। तो आप सोचिए कि हम ये ऐसा खाकर, तो हमें कौन सा तेल खाना है? हमें कच्ची घानी का तेल खाना है, यानी कि जो केमिकल से निकाला गया नहीं है, रिफाइंड नहीं है, लेकिन घानी में जो बस पीसते हैं और जो तेल निकलता है वो वैसा हमें तेल खाना है। तो अब ऋत बुक हमने कहा जो सच्चा है, यानी कि जो प्राकृतिक है, तो ऑर्गेनिक, आजकल अधिकांश जो मार्केट में मिल रहा है फल, सब्जियां, अनाज, सब अधिकांश ऑर्गेनिक नहीं है, यानी कि उसमें केमिकल या तो खाद डली है या फर्टिलाइज़र या कीटनाशक दवाएं डली हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक भोजन है और ये कुछ केमिकल्स हैं। तो आप ऐसा कौन केमिकल ऐसा खाना चाहेगा? ये सब कुछ केमिकल्स रखे हैं, अगर आपको दिया जाए तो आप सेवन करेंगे उसका? नहीं करेंगे। इसका सेवन कोई करता है? अगर आप इसके रैपर पे पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं, आपको वहाँ से दिख रहा है या नहीं, कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, केमिकल्स, इमल्सिफायर 322 और 471, तो ये सब खाद्य पदार्थ नहीं है, ये केमिकल हैं। 322 मालूम है आपको क्या चीज़ है? ये केमिकल है जो ये सब इसमें डाला जाता है और इससे ब्लीचिंग का भी काम होता है। जैसे मैंने बताया, मैदे में उसको ब्लीच करते हैं, सफ़ेद करते हैं, तो वो भी होता है और इससे वो वैसे क्या वैसा बना रहता है। अगर आप रोटी को सेक देंगे और ऐसा पैकेट में भर के रखेंगे तो 6 महीने रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन बिस्किट रहता है 6 महीने। तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या घातक केमिकल डले हैं कि वो ऐसा रहता है इतने दिन तक, है ना। तो हम वो सब केमिकल उसके साथ खा रहे हैं। फिर हम जो खाद्य पदार्थ है उसका संपर्क किसके साथ है? प्लास्टिक में भर के रखते हैं। तो हम पानी भी अगर प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हैं या कोई भी चीज़ हम फ्रिज में ऐसे रख रहे हैं या माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब घातक हैं चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर वो डायऑक्सिन नाम का पदार्थ बनाते हैं जो कैंसर करता है। फिर हम किस प्रकार खाते हैं? ऐसा खाता है कोई? तो इसमें न केवल जो वो खा रही है वो गलत है, लेकिन उसका ध्यान भी नहीं है ना। हम बात करते हुए खाते हैं और कंप्यूटर देखते हुए खाते हैं, टीवी देखते हुए खाते हैं, गप्पे मारते हुए खाते हैं। तो आता है तन मना भुंजी था, कि पूरा उसमें तन्मय होकर एकाग्रता से खाएं। तो ये एक यज्ञ है जो हमारे अंदर हो रहा है। अंदर वैश्वानर अग्नि है। तो हम बोलते हैं ना, हरिर दाता हरिर भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति, कि जो भोजन है वो भी हरि है, जो अंदर ग्रहण कर रहे हैं अग्नि वो भी हरि है, जो खाने वाला भी हरि है। तो एक बहुत ही सेक्रेड या बहुत पावन एक कार्य हो रहा है। तो जैसे हम हवन करते हैं तो हम फ़ोन पर बात करते हुए या गप्पे मारते हुए नहीं करते हैं, तो वैसे हमें भोजन चबा चबा कर उस पर पूरा ध्यान देकर खाना है। अगर इस प्रकार हमारा ध्यान नहीं होगा तो पाचक द्रव्य हैं वो ठीक से नहीं बनेंगे और पाचन क्रिया मंद हो जाएगी। और फिर हमने ये सब तो किया, लेकिन वो हम उसे अगर प्रभु को अर्पण करके खाएंगे तो उसमें जो कुछ नकारात्मक, क्योंकि भोजन जो है एक उसका एक तो स्थूल भाग है और एक उसका सूक्ष्म भाग होता है। तो जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी, कोई भी वस्तु है तो वो हम शायद बाद में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, कि आप एक कोई वस्तु लीजिए हाथ में, मान लीजिए आप सोने का एक सिक्का लीजिए, ठीक है, या सोने का सिक्का नहीं है आपके पास तो कान में जो कुछ पहना है या ऐसा कुछ भी ले लीजिए ऐसा, और उसे आप पकड़ लीजिए। आप पहले अपने हाथ को ऐसा रखिए, ठीक है, और पहले कुछ मत लीजिए, और फिर आप दूसरे एक व्यक्ति को कहिए कि हाथ नीचे करे, ठीक है। तो उसमें कितना बल लगता है वो आपको देखना है। फिर उसके बाद वो अपने सोने का या जो भी आपके लिए हितकारी है वो रखा, और फिर से दूसरे हाथ को आप उस व्यक्ति को कहेंगे नीचे करो। फिर आप मोबाइल फ़ोन अपना लीजिए और उसको रखिए यहाँ पर, और फिर उस व्यक्ति को बोलिए कि हाथ नीचे करे। तो आप देखेंगे कि जो जितना बल लग रहा था वो व्यक्ति पकड़ पा रहा था अपना हाथ, और वो दूसरा कर रहा था नीचे, लेकिन वो नीचे नहीं जा रहा था। जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन रखता है तो एक छोटा बच्चा भी आपका हाथ यूँ गिरा देगा। तो ये एनर्जी है,
मास तो इसका होगा 100-150 ग्राम, लेकिन ये एनर्जी हमारी एनर्जी को काटता है। तो ये तो तरंगे हैं, वैसे ही मानसिक रूप से भी बहुत सारी तरंगे होती हैं। तो किसने कैसा भोजन पकाया, हमने कहाँ से खाया है, हम रोड पर से खाते हैं, उसके कैसे विचार हैं उस समय जब उसने भोजन पकाया है, उसकी मनस्थिति क्या है, तो वो सब हमारे भोजन में जाता है। और इसलिए हम हो सके तो खुद ही पकाया हुआ या अपने घर में एक सात्विक स्थान पर पकाया हुआ भोजन ग्रहण करें, और फिर जब हम उसे ग्रहण करें उससे पहले हम उसे प्रभु को अर्पण करें और फिर उसको हम ग्रहण करें। तो आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाय है तो आप चाय लेके अंदर ही आ जाइए, क्योंकि फिर साथ में हम तीसरा जो है वक्तव्य वो भी प्रारंभ करेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो तीसरे वक्तव्य के बाद आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।